मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भाग 2 अध्याय 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 5। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो थियोडोर रूजवेल्ट से मिलने के बाद उनके ज्ञान के अपार भंडार में चमकृत न होता हो। मिलने वाला चाहे सामान्य या काउबॉय हो या फिर न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ या कोई सफल राजनेता, रूजवेल्ट को भली भांति मालूम था कि किससे क्या और कैसे कहना है, लेकिन वे यह सब कैसे जान जाते थे? उत्तर स्पष्ट है। जब भी रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वे एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करके आगंतुक की रुचि के बारे में जान लेते थे। लेकिन रूजवेल्ट ऐसा क्यों करते थे? वह इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी आदमी के मन तक पहुंचने के लिए पहले से उसके पसंदीदा विषयों पर बात करना जरूरी है। येल में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर तथा प्रसिद्ध निबंधकार प्रोफेसर विलियम लॉयन फिलिप्स ने यह सब बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था। अपने एक निबंध ह्यूमन नेचर में फिलिप्स ने लिखा था, जब मैं 8 साल का था तो मैं अपनी चाची लिब्बी लिंसे के घर पर स्टैटफोर्ड में छुट्टियां मनाने गया हुआ था। एक शाम एक अधेड़ व्यक्ति मेरी चाची से मिलने आया था। उसने थोड़ी देर बात करने के पश्चात वह मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। उस समय नावों के बारे में मैं बहुत जिज्ञासु था तथा उस आगंतुक ने अच्छे प्रकार से इस विषय पर चर्चा की तो मुझे बहुत आनंद आया। उसके चले जाने के बाद मैंने उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की तो मेरी चाची ने बताया कि वह न्यूयॉर्क का वकील था और नाव में तो उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन उसने मुझसे नाव के बारे में क्यों बात की? चाची बोली, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत सभ्य तथा चतुर था। उसे मालूम था कि तुम्हारी नाव में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने तुम्हारी रुचि का ध्यान रखते हुए इस बार में बात की थी। उसने तो तुम्हारे लिए अपने आप को रोचक बनाया था, इसलिए तुम्हें वह आदमी अच्छा लगा। विलियम लॉयन फिलिप्स आगे कहते हैं, मैं अपनी चाची की वह बात कभी नहीं भूला। इस अध्याय को लिखते समय मेरे सामने एडवर्ड एल कैलिफ की एक चिट्ठी रखी हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक बार मुझे सहायता की आवश्यकता थी। एक विशाल स्काउट जमड़ी यूरोप जाने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को यात्रा पर भेजने का खर्च वहन करे। इसे आप सौभाग्य कह लीजिए कि उनसे मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना था कि उन्होंने एक 10 लाख का डॉलर का चेक काटा था, जो कैलस हो जाने के बाद उन्होंने शीशे में जड़वाकर रख लिया था। ऑफिस में प्रवेश करते ही मैंने सबसे पहले उनसे 10 लाख डॉलर के चेक के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैं आज तक इतनी बड़ी रकम का चेक काटते हुए किसी को भी नहीं देखा और मैं यह बात अपने मित्रों तथा परिवार वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से 10 लाख डॉलर का चेक देखा है। यह सुनकर तो वे प्रसन्नतापूर्वक मुझे चेक दिखाने के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि यह चेक क्यों और किस प्रकार काटा गया। मिस्टर कैलिफ ने बहुत चतुराई का परिचय देते हुए आरंभ में बाय स्काउट का यूरोप का जम्बूरी या अपनी इच्छा के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। वे तो उस वस्तु में रुचि ले रहे थे जिनमें सामने वाली की रुचि थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ देर बाद प्रेसिडेंट स्वयं पूछने लगे, अच्छा आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मिस्टर कैलिफ ने आगे बताया, मैंने जैसे ही उनके सामने अपनी पूरी बात खोली तो उन्होंने तुरंत ही मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। मैंने जितना मांगा था उन्होंने उससे भी अधिक दिया। मैंने तो केवल एक बच्चों का यूरोप जाने का खर्च मांगा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे 5 बच्चों और मुझे भी यूरोप भेजने की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने साथ में हमें $1000 का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में रुकने का 7 दिन का खर्च भी दिया। अपनी कंपनी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स को पत्र लिखकर उन्हें हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए भी कहा। उन्होंने हमें पेरिस की सैर कराई। तब से उन्होंने कई गरीब युवकों को नौकरी भी दी और वे अब भी हमारे समूह में सक्रिय है। लेकिन मुझे पता है कि यदि मैं उनकी रुचि का ध्यान न रखा होता तो अपनी बात मनवाना मेरे लिए बहुत कठिन होता। इस तकनीक की महत्ता व्यापार में कितनी है, इसके लिए डुबर्निए एंड सन्स के हेनरी जी उनर्निए की कहानी सुनते हैं।
जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बैंकिंग फर्म थी। मिस्टर डुवर्नाय न्यूयॉर्क के एक होटल को अपनी ब्रेड सप्लाई करने के लिए 4 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। वे प्रति सप्ताह मैनेजर से मिलने भी जाते थे। वे उन सभी सामाजिक समारोह में भी जाते थे जिनमें मैनेजर जाता था। मिस्टर डुवर्नियर ने तो उस होटल में एक कमरा भी किराए पर ले लिया था ताकि वे मैनेजर के संपर्क में रहे, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं दिख रही थी। मिस्टर डुवर्नियर ने आगे कहा, फिर मैंने अपना ढंग बदलने का निश्चय किया। मैंने उस मैनेजर की रुचि के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। फिर मैंने पता लगाया कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव की एक सोसाइटी से संबंध रखता था जिसका नाम होटल ग्रिड्स ऑफ अमेरिका है। हम इसे लेकर इतने उत्सुक थे कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और फिर इंटरनेशनल ग्रिटर्स संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। इसके सम्मेलन जहाँ भी होते थे वह इसकी प्रत्येक बैठक में भाग लेने जाता था। उसकी इसी रुचि को जानकर मैंने अगली भेंट में उसके पास जाते ही ग्रिटर संस्था के बारे में बातें करना शुरू कर दिया और यह सुनकर तो वह बहुत अच्छा अनुभव करने लगा। वह बहुत देर तक ग्रिटर्स संस्था के बारे में मुझसे बात करता रहा और उसकी आवाज़ में विचित्र का उत्साह था। मुझे तो लगता था कि वह संस्था उसके लिए समय व्यतीत करने का साधन मात्र नहीं थी, बल्कि वह संस्था तो उसके जीवन का प्रमुख भाग थी। उसके ऑफिस से बाहर निकलने पर उसने मुझे इस संस्था की सदस्यता बेच दी थी। इस भेंट में मैंने अपनी ब्रेड का उल्लेख तक नहीं किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी ब्रेड के सैंपल तथा कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। स्टीवर्ड ने फ़ोन पर कहा, मालिक आपसे बहुत प्रभावित हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने उन पर क्या जादू कर दिया है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति से व्यापार प्राप्त करने के लिए मैं 4 वर्षों से भटक रहा था वही आज मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं आज भी उसके पीछे की ही चक्कर काट रहा होता यदि मैंने उस मैनेजर की रुचि का पता न लगाया होता। मैरीलैंड में हैज स्काउट टाउन के एवर्ड में हैरीमैन ने सेना की नौकरी पूरी करने के पश्चात मैरीलैंड की सुंदर कम्बरलैंड वैली में रहने का निश्चय की, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां ही उपलब्ध थी। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि एक सनकी व्यापारी आरजे फैकहाउजर उस क्षेत्र की अनेक कंपनियों का स्वामी था और अनेक कंपनियों उसके नियंत्रण में थी। इस व्यापारी ने गरीबी से अमीरी तक पहुंचने में बहुत लंबी यात्रा तय की थी। नौकरी खोजने वाले के लिए उन तक पहुंचना सरल नहीं था। मिस्टर हैरीमैन स्वयं बताते हैं, बहुत से व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने के बाद मुझे पता चला कि उसकी सबसे अधिक दिलचस्पी धन और सत्ता प्राप्त करने की थी। उसने एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी भी रखी थी, जिसके कारण से उससे मिलना बहुत कठिन था। फिर मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों तथा लक्ष्यों का पता लगा लिया। फिर तो मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने पहुंच गया। वह सेक्रेटरी तो जैसे फैकहाउजर की छाया थी, लेकिन जब मैं उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फैकहाउजर के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है जो आर्थिक तथा राजनीतिक सफलता में बदल सकता है, तो वह बहुत उत्सुक हो गई। मैंने उसे यह भी ज्ञापित कह दिया कि उसका भी फैकहाउजर की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद तो मिस्टर फैकहाउजर से मेरी मीटिंग तत्काल निश्चित करवा। उसके भव्य ऑफिस में घुसने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं सीधे सीधे नौकरी नहीं, तब वह एक शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझ पर बरस पड़ा। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने उत्तर दिया, मिस्टर फैकहाउजर, मुझे विश्वास है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। यह सुनकर तो वह एकदम से उठा और मुझे भी एक शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे दिया। फिर मैंने अपने विचार को साफ साफ विस्तारपूर्वक उसके सामने प्रस्तुत किया। इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए मैंने अपनी सभी योग्यताओं का भी वर्णन किया और यह भी बताया कि किस प्रकार इसने उसकी व्यक्तिगत सफलता तथा व्यापार की सफलता में वृद्धि हो सके। उन्होंने तुरंत ही मुझे नौकरी दे दी और अब तो 20 साल से भी अधिक हो चुके थे मुझे उसके व्यापार का अंग बने हुए। इससे हम दोनों को ही बहुत लाभ पहुंचा। इस प्रकार तो निश्चित है कि सामने वाला व्यक्ति की रुचियों के अनुसार बातें करने से दोनों पक्ष को ही लाभ होता है। कर्मचारी सप्रेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हॉवर्ड जे हॉजिंग ने तो सदा ही इस लाभ का पालन किया। जब उसने किसी ने यह पूछ लिया कि उन्हें इससे क्या लाभ हुआ, तो मिस्टर हार्जिग ने
तत्काल उत्तर दिया कि उसे इससे प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ होता था और साथ ही उसके मित्रों तथा क्षेत्र में भी बढ़ जाता था। सिद्धांत 5, सामने वाली व्यक्ति की रुचि के बारे में चर्चा करें। अध्याय 6 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अध्याय 6, लोगों को तत्काल प्रभावित कैसे करें। एक बार मैं न्यूयॉर्क में 33rd स्ट्रीट पर बने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने गया था तथा लंबी लाइन में लगा हुआ था। मुझे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस का क्लर्क लिफाफों की तोल लेते लेते उस पर टिकट चिपकाते चिपकाते पैसे गिनते हुए तथा रसीद देते हुए उब चुका है, क्योंकि यह तो उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। तभी मैं स्वयं से कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यह क्लर्क मुझे पसंद करने लगे, वह मेरी बातों को पसंद करे। इसलिए मैं उससे अपने बारे में बातें न करके उसके सुख दुख के विषय में पूछूंगा। फिर मैं सोचने लगा, उस व्यक्ति में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी मैं सच्ची प्रशंसा कर सकता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है और फिर वह तो मेरे लिए अजनबी था, लेकिन मुझे अपना उत्तर मिल गया था। मैंने उसके गुण को देख लिया था जिसकी मैं दिल खोलकर प्रशंसा कर सकता था। जब वह मेरे लिफाफे की तोड़ कर रहा था तो मैं उत्साहपूर्वक कहा, काश मेरे भी बाल आप जैसे घुंघराले होते। पहले तो वह थोड़ा चौंका, लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी बड़ी शालीनता से कहा, अब तो ये इतने अच्छे भी नहीं रहे। लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके बाल अब भी बहुत आकर्षक है। यह सुनकर तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। फिर हम छोटे छोटे तथ्यों पर चर्चा करने लगे और उस क्लर्क के अंतिम शब्द थे, मेरे बालों की प्रशंसा अनेक लोग कर चुके हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उस दिन उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे होंगे। लंच भी उसने प्रसन्नता के साथ किया होगा और घर लौटते पर अपनी पत्नी को भी यह बात अवश्य बताई होगी। उसने अनेक बार अपने आप को शीशे में निहारा होगा, अपने बालों के साथ छेड़खानी की होगी और फिर कहा होगा, मेरे बाल तो वास्तव में खूबसूरत हैं। एक बार यह बात मैंने कुछ लोगों को सुनाई तो वे पूछने लगे, इस सबसे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वास्तव में मैं उससे क्या हासिल करना चाहता था, लेकिन हम सब यदि इतने स्वार्थी, इतने तुच्छ हो जाए कि हम सामने वाले के बिना कुछ कहे, तनिक सी भी प्रशंसा न करें, तनिक सा भी न सहारे, तो हमारी आत्माएं तो सड़े हुए सेब की भांति सिकुड़ जाएगी और हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। हाँ, मैं उससे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता था, एक अमूल्य वस्तु चाहता था और जो वस्तु चाहता था वो मुझे मिल गई थी। मैं चाहता था कि मैं उसे प्रसन्नता दूं, बिना किसी स्वार्थ की भावना कि उसे प्रसन्न कर पाऊं। यही भावना तो वर्षों बीत जाने के बाद भी हमारी यादों में सदा नवीन रहती है और मधुर वाणी में गुनगुनाती रहती है। मानव व्यवहार का एक अति आवश्यक नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो कभी भी कठिनाई में नहीं फंसेंगे। हमारे पास अनगिनत सच्चे मित्र होंगे और हम सदा प्रसन्न रहेंगे, लेकिन उस नियम को तोड़ते ही हम कठिनाइयों के घेरे में होंगे। यह नियम है, दूसरे व्यक्ति को सदैव महत्वपूर्ण अनुभव कराओ। जॉन ड्यूई पहले ही यह कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दूसरे की दृष्टि में महत्वपूर्ण दिखने की इच्छा रखता है। विलियम जेम्स भी इस कथन से सहमत हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहराई में यह लालसा छिपी हुई होती है कि उसे सहारा जाए। यही लालसा तो हमें जानवरों से अलग करती है। इसी लालसा के कारण तो मानव सभ्यता का विकास हुआ है। सदियां बीत गई, दार्शनिक को चिंतन मनन करते करते, लेकिन सदैव ही यह बात सामने आई कि आदमी में महत्वपूर्ण दिखने की इच्छा बचपन से ही होती है। यह सूत्र कोई नया नहीं बल्कि उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास। 2500 साल पहले यूरो आर्ट्स ने अपने अनुयायी यही शिक्षा दी थी। चीन में कन्फ्यूशियस ने भी 2400 साल पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। ताओवाद के संस्थापक लाओ त्से ने हून की घाटी में अपने शिष्यों को यही सूत्र सिखाया था। ईसा के 500 साल पहले बुद्ध ने भी पवित्र गंगा के तट पर इसका पाठ पढ़ाया था।
हिंदू धर्म ग्रंथों ने भी 1900 वर्ष पहले इस सूत्र की व्याख्या की थी। इसी नियमों को एक विचार के रूप में ईसा मसीह ने इसी प्रकार कहा था, दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। प्रत्येक मिलने जुलने वाला आपकी प्रशंसा करे। आप केवल यही तो चाहते हैं, आप यही तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी तस्वीर देखते ही पहचान जाए। आप चाहते हैं कि आप अपने छोटे से संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। सच्ची प्रशंसा के तो सभी चाहने वाले हैं। तभी तो चार्ल्स श्वाब ने कहा है, आप चाहते हैं कि आपके सभी सहयोगी तथा मित्र हृदय खोलकर मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा के पुल बांधे। इसलिए हम सभी को इसी स्वर्णिम नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन कब, कैसे, कहीं, और उत्तर है प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान पर। विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी कक्षा में बताया था कि जब उन्हें एक चैरिटी कंसर्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया था तो उन्होंने एक कठिन परिस्थिति को किस प्रकार संभाला था। जिस रात को संगीत समारोह होने वाला था, उस रात जब मैं पार्क आया तो मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं चिट्ठी चढ़ी हुई सी रिफ्रेशर स्टैंड के पास खड़ी हुई थी। दोनों की एक ही गलत फहमी थी। वह सोच रही थी कि वही उस कार्यक्रम की इंचार्ज थी। मैं वहां खड़ा विचार ही कर रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं। तभी प्रयोजक समिति की एक सदस्य वहां आई और उसने मुझे कैश बॉक्स और उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने जैन तथा रोज का परिचय मेरे सहायकों के रूप में करवाया और वहां से चली गई। काफी समय तक तो वहां सन्नाटा छा रहा। मुझे लगने लगा कि यह कैश बॉक्स अब सत्ता का चिन्ह बन चुका है। इसलिए मैंने उसे रोज को देखकर कहा कि मैं पैसे का हिसाब किताब भली भांति नहीं रख पाऊंगा, इसलिए यदि आप यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर मैंने जेन से कहा कि वह युवाओं को जिन्हें रिफ्रेशमेंट देने के लिए नियुक्त किया गया था, सोडा मशीन ठीक प्रकार से चलाना सिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर तो पूरी शाम आनंद से व्यतीत हुई। रोज खुशी के पैसे गिनती रही तथा जैन किशोरों का मार्गदर्शन करती रही तथा मैं संगीत समारोह का आनंद हर्षपूर्वक लेता रहा। प्रशंसा रूपी जादू की छड़ी का प्रयोग करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप फ्रांस के राजदूत हो या फिर किसी कमेटी के चेयरमैन। इसका प्रयोग तो आप प्रतिदिन प्रत्येक स्थान पर कर सकते। उदाहरण के लिए, पर यदि वेटर आलू के स्थान पर आपके सामने फ्रेंच बीस परोस दे तो आप उससे कहिए, मैं आपको तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे फ्रेंच बीस पसंद नहीं है। फिर तो वेटर प्रसन्नतापूर्वक आपके लिए आलू ला देगा, क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान जो दर्शाया। मैं आपको तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता, कृपया आप यह काम कर दें, धन्यवाद। कृपया जैसे छोटे छोटे वाक्य उसके दैनिक जीवन की खुरदारी मशीन में तीर लगाकर इसे एक बार फिर चिकना बना सकती है। इस वाक्यों से तो पता चलता है कि आप कितने सांस्कृतिक तथा मृदुभाषी हैं। इसका एक और उदाहरण प्रस्तुत है। 20वीं सदी के प्रारंभ में हॉल केन के उपन्यास बहुत लोकप्रिय थे। उसकी क्रिश्चियन, द ड्रीम स्टर, द मैक्स मैन आदि सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकें थी। एक लोहार के बेटे थे। वे केवल 8 साल तक स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाए थे, लेकिन अपने मृत्यु के समय वे सबसे अमीर साहित्यकार थे। उनकी कहानी इस प्रकार है। हॉल केन को बैलेट तथा सीनेट बहुत चेक थे, इसलिए उन्होंने दांते ग्रेबिल रसैटी की साहित्य उपलब्धियों को योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा और उसकी एक प्रति रसैटी को भी भेज दी। रसैटी तो उसे पढ़कर प्रसन्नता से गदगद हो उठे। रसैटी ने स्वयं से यह अवश्य कहा होगा, जो युवक मेरी प्रतिभा की परख कर सकता है वह अवश्य ही प्रतिभाशाली होगा। फिर रसौटी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलवाकर अपना सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। इसी घटना के हाल केन का पूरा जीवन बदल गया और वे अपने समय के सबसे सफल साहित्यकार बन गए थे तथा उन्होंने अपना नाम स्वर्णम अक्षरों में आसमान पर लिखवाया था। आइल ऑफ मैन पर उनका घर गीवा
कैलाश संसार भर के पर्यटकों के लिए मक्का बन चुका था तथा अपने जाने के बाद उन्होंने करोड़ों डॉलर की संपत्ति छोड़ी थी। लेकिन यदि उसने उस प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में यह लेख न लिखा होता तो संभवतः आज वो अभी गरीबी में ही जीवन व्यतीत कर रहा होता और गरीबी में ही मर जाता। यही तो सच्चे मन से निकलने वाली प्रशंसा की असीम शक्ति है। रसौटी स्वयं को महत्वपूर्ण मानते थे, वे भी हम सबकी तरह सच्ची प्रशंसा के ग्राहक थे। कितने ही लोग का जीवन सुधर सकता है यदि कोई उन्हें यह विश्वास दिला दे कि महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स के शिक्षक रोनाल्ड जे रॉलेड इस कला में भी शिक्षक थे। उन्होंने क्रिस नामक एक विद्यार्थी के बारे में हमें बताया था। क्रिस एक अत्यधिक शांत तथा शर्मीला युवक था जिसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी और इसलिए लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि अन्य विद्यार्थियों पर। मैं एक एडवांस क्लास भी पढ़ाता था जिसमें पढ़ना गर्व की बात समझी जाती थी। यह मानना था कि उसमें पहुंचने वाले विद्यार्थी में कोई न कोई योग्यता अवश्य होती है। एक दिन क्रिस अपनी मेज पर पूरे परिश्रम पूर्वक काम करने में लगा हुआ था। मुझे अनुभव हुआ कि उसके भीतर कोई अज्ञात आग धधक रही है। मैंने क्रिस से पूछा कि क्या वह एडवांस क्लास में जाना चाहता है। क्रिस के चेहरे पर एकदम से ऐसे भाव आए जिन्हें बयान करना कठिन है। वह 14 वर्ष के बच्चा दो संकोची और शर्मिला था, अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। मिस्टर रॉलेड, क्या मैं इतना अच्छा हूँ? उसने पूछा। हाँ जिम, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, मैंने कहा। मुझे अपनी बातें वहीं रोकनी पड़ी क्योंकि मेरी आंखों से भी आंसू निकलते समय स्वयं को 2 इंच लंबा अनुभव कर रहा था। उसने अपनी नीली चमकदार आंखें से मेरी ओर बड़े आत्मविश्वास से देखा और कहा, मिस्टर रॉलेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस ने ही तो मुझे सबक सिखाया जिसे मैं सदा स्मरण याद रखूंगा। स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करने की हमारी प्रबल आकांक्षा। फिर मैंने निर्णय लिया कि इस नियम को मैं सदा अपने मस्तिष्क में रखूंगा और फिर मैंने एक पोस्टर तैयार कर लिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह पोस्टर कक्षा की सामने वाली दीवार पर सबकी आंखों में के सामने टंगा रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभूति दिलाता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि आपसे मिलने वाले अधिकतर व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी मामले में आपसे अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। उनका मन जीतने का सबसे सफल ढंग यही है कि आप उन्हें यह अनुभूति करा दे कि वास्तव आपको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। इमर्सन ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे किसी न किसी गुण में बेहतर अवश्य होता है। मैं उसकी यह बात जल्द ही सीख जाता हूँ। हाँ, इस मामले का एक दुखद पहलू यह है कि ऐसे लोग जिनके पास स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने का कोई कारण नहीं होता तो वह अपने अह को संतुष्ट करने के लिए विवाद का सहारा लेते हैं, जो मन को दुखाने वाली बात है। शेक्सपियर ने भी कहा था, अहंकारी व्यक्ति तनिक सी सता की पोशाक पहनते ही ईश्वर के सामने ऐसे ऐसे नाटक करने लगता है जिन्हें देखकर देवदूत भी आंसू बहाने पर विवश हो जाते हैं। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मेरे कोर्स के विद्यार्थी ने किस प्रकार इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा था। यह उदाहरण कैनेटिकट के एक वकील का है जिसने अपने संबंधियों के कारण अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। कोर्स में भाग लेने के कुछ ही दिनों के पश्चात मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लीग आइलैंड पर अपनी पत्नी के संबंधियों से मिलने गए। मिस्टर आर की पत्नी स्वयं को अपने युवा संबंधियों से बात करने में व्यस्त हो गई थी तथा मिस्टर आर को अपनी एक बूढ़ी चाची के साथ बात करने के लिए बैठा दिया। चूंकि मिस्टर आर को हमारी क्लास में एक लेक्चर देना था जिसमें उन्हें प्रशंसा के तथ्यों पर चलकर उसके सुखद परिणामों के बारे में बताना था, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महिलाओं की प्रशंसा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, यह घर संभवतः 1980 के लगभग बना होगा? यह घर उसी वर्ष का ही बना था, महिला ने उत्तर दिया। फिर मिस्टर आर ने बोलना आरंभ किया, यह घर मुझे उस स्थान की स्मृति नवीन कराता है जहां मेरा जन्म हुआ था। इस घर को बहुत मन से बनाया गया है और वास्तव में यह बहुत सुंदर है। अब इतने खुले खुले घर कहाँ बनते हैं? फिर वृद्ध औरत कहने लगी, आपने एकदम ठीक कहा। अब लोगों को सुंदर घर की कद्र कहा
अब तो लोग एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदते हैं और अपनी गाड़ी में घूमकर इतराते रहते हैं। उस बूढ़ी महिला ने आगे कहा, इस घर में तो हमारे सपने बसे हैं। इसको हमने बहुत प्यार से बनवाया था। मैंने और मेरे पति ने इस घर का सपना बरसों तक देखा था। इसका नक्शा भी हमने स्वयं ही तैयार किया था। फिर तो उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर बड़े प्रेम से दिखाया। फिर मिस्टर आर ने उस प्रत्येक वस्तु की खुले मन से प्रशंसा की जिसे उस महिला ने अपने यात्राओं के दौरान खरीदा था और जिन्हें वे बहुत संभाल कर रखती थी। प्राचीन अंग्रेजी टी सेट, मखमली शॉल, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। पूरा घर ठीक प्रकार से दिखने के बाद वह महिला मिस्टर जी को घर के गैराज में ले गई। वहीं पर एक नई चमकदार पैकार्ड कार कवर से ढकी हुई थी। उस कार को देखते हुए उस महिला ने धीमे से कहा, मेरे पति ने अपनी मौत के कुछ दिन पहले यह कार खरीदी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद कभी भी इस कार में कभी न बैठी। मुझे अच्छी वस्तुएं बहुत इज्जत है, इसलिए यह कार मैं तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। फिर मिस्टर आर ने कहा, अरे आंटी जी, आप तो मुझे अभिभूत कर रही हैं। मुझे आपकी उदारता की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस कार को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपका कोई बहुत निकट संबंधी भी नहीं हूँ। ऐसे और भी अनेक संबंधी होंगे जो आपके इस कार को प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे भी मेरे पास तो अपनी नई कार है। संबंधी? कैसे संबंधी? महिला रूधे गले से बोली, मेरे संबंधी तो मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे मेरी इस कार पर अपना अधिकार कर सकें, लेकिन मैं यह कार किसी को भी नहीं देने वाली। मैंने उसे सुझाव दिया, अब यदि आप नहीं चाहती कि यह कार आपके किसी भी संबंधी के पास चली जाए तो आप इसे आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को भी बेच सकती हैं। महिला ने तो एकदम चीख पड़ी, बेच दूं क्या? मुझे लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी। तो मैं तो ऐसा भी नहीं सोच सकती। इस कार को मेरे पति ने मुझे बड़े शौक से मेरे लिए खरीदा था। यह कार मैं तुम्हें केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें खूबसूरत चीज की बहुत कदर करते हो। मैंने बहुत चाहा कि वह इस प्रकार को अस्वीकार कर दे, लेकिन उस वृद्ध महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा कर पाना संभव था? वह बूढ़ी औरत अपने खूबसूरत महल में अपने मखमली सालों तथा अंग्रेजी टी सेट के साथ साथ अपने पति की खूबसूरत यादों में जी रही थी, जिसे केवल थोड़ा सा आदर, थोड़ी सी प्रशंसा तथा थोड़ा सा महत्व चाहिए था। वे भी तो कभी युवा और सुंदर थी। उसने भी तो कभी अपने घर को बड़े प्यार से सजाया था और अब वह अकेली अपना बुढ़ापा काट रही थी तो बस प्रेम चाहती थी, सराहना चाहती थी और संभवतः पति के मौत के बाद सब उसे कभी नहीं मिलते थे। और जब मैंने प्रशंसा और सराहना रूपी मरहम उसकी दुखी आत्मा पर लगा दी तो उन्हें लगा जैसे उन्हें रेगिस्तान में झरना मिल गया हो। तो वे अपनी कृतज्ञता मुझे पैकार्ड जैसे कार देखकर दिखाना चाहती थी। अब यहाँ और एक उदाहरण प्रस्तुत है। डोनाल्ड एम मैकमोहन न्यूयॉर्क में राई में लैंडस्केप आर्टिक कंपनी लुइस एंड वेलेंटाइन का सुपरिटेंडेंट था। यह घटना उसी ने हमें सुनाई थी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोर्स में भाग लेने के बाद मैं एक दिन एक प्रसिद्ध जज की संपत्ति को लैंडस्केप कर रहा था। बाहर जाकर जज ने मुझे कई निर्देश डाले कि पौधे को कहाँ और कैसे लगाना है। मैंने उस जज से कहा, आपकी रुचि बहुत अच्छी है। आपने कुत्ते भी बहुत सुंदर सुंदर पाल रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेडिसन सेक्वेयर गार्ड के शो में प्रतिवर्ष अनेक नीले रिबन अवश्य जीतते होंगे। इस छोटी सी प्रशंसा का प्रभाव अद्भुत था। जज ने तुरंत उत्तर दिया, बेशक, आइए मैं आपको अपना डॉग हाउस दिखाता हूँ। फिर वह जज बहुत देर तक मुझे अपने कुत्ते तथा जीते गए पुरस्कार दिखाता रहा। इसके बाद वह अपनी वंशावली का गुणगान करते रहे कि किस प्रकार उसके शुद्ध जातीय रक्त के कारण ही वे इतने बुद्धिमान था तथा सुंदर हो। आखिरकार मेरी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप कोई
छोटा बच्चा है? मैंने कहा, हाँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा है। जज पूछने लगे, क्या वह कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलना चेक करेगा? मैंने भी तत्काल उत्तर दिया, क्यों नहीं, वह तो खुशी से पागल हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं एक पिल्ला तुम्हें उपहार स्वरूप दे देता हूँ, जज ने कहा। इसके बाद वे मुझे उस पिल्ले के रहन सहन तथा खान पान संबंधी आदतों के बारे में बताने लगे। फिर उन्हें उस पिल्ले की सारी दिनचर्या मुझे लिख कर दी। जरा सोचिए, उस जज ने सैकड़ों डॉलर का अनमोल पिल्ला तथा अपना ढेर सारा कीमती समय मुझे केवल इसलिए तो दिया था क्योंकि मैंने उसकी रुचियों और उसके उपलब्धियों के खुले मन से सच्ची सराहना की। कोडक फेम जॉर्ज ईस्टमैन ने पारदर्शी फिल्म का आविष्कार किया था, जिसके कारण गतिशील फिल्म बनाना संभव हो सका। वे संसार के सबसे सफल व्यापारियों में से एक थे, जिनके पास करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन वे भी अपनी उपलब्धियों की प्रशंसा पाने के उतने ही इच्छुक थे जितना कि एक मामूली सा ड्राइवर या एक वॉचमैन। एक और उदाहरण लेते हैं। ईस्टमैन रिस्टर में एक स्कूल ऑफ म्यूजिक था, किलबॉर्न हॉल बनाने वाले थे। ईस्टमैन की इस इमारतों में थिएटर कुर्सियां लगनी थी तथा इसके लिए सुपीरियर सेटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट अपनी कंपनी के लिए उनसे कुर्सियों का ऑर्डर लेना चाहे थे। मिस्टर एडमसन ने आर्किटेक्ट को फोन करके रेस्टर में मिस्टर ईस्टमैन के मिलने का समय निश्चित कर लिया। एडमसन के ऑफिस पहुंचते ही आर्किटेक्ट ने उनसे कहा, मुझे मालूम है कि आप क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ईस्टमैन का 5 मिनट से अधिक समय लिया तो वे आपसे क्रुद्ध भी हो सकते हैं। संभवतः तो आपको ऑर्डर भी न मिल सके, क्योंकि ईस्टमैन बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनका समय नष्ट करे, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बात को कहकर वापस चले आए। मिस्टर ईस्टमैन के ऑफिस में प्रवेश करने पर एडमसन ने देखा कि मिस्टर ईस्टमैन अपनी मेज पर रखे कागजों के ढेर को उलट पुलट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर ईस्टमैन ने सिर उठाया, चश्मा उतारा तथा मिस्टर एडमसन व आर्किटेक्ट से संबोधित करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग, कहिए आप क्या चाहते हैं। जब आर्किटेक्ट उनका परिचय कर चुका तो मिस्टर एडमसन ने कहा, जब मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मिस्टर ईस्टमैन, तो मन ही मन में मैं आपके ऑफिस की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि वह ऐसे ऑफिस में काम कर सके। मैं कई वर्षों से इंटीरियर बिजनेस में हूँ, लेकिन इतना सुंदर ऑफिस तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस पर जॉर्ज ईस्टमैन ने तत्काल उत्तर दिया, जिस बात को मैं पूरी तरह से भूल चुका था, आपने तो वही बात मुझे फिर से स्मरण करा दिया। वास्तव में मेरा ऑफिस सुंदर है ना? जब मैंने इसको बनवाया था तो आरंभ में मुझे आनंद आता था, लेकिन अब तो मेरा मस्तिष्क दूसरी ही समस्याओं में घिरा रहता है और अनेक हफ्तों तक तो मैं अपने कमरे को ही ठीक से नहीं देख पाता। फिर एडमसन ने उठे तथा एक पैनल को छूकर कहा, यह तो इंग्लिश ओक से बननी लगती है, यह इटालियन ओक से भी अच्छी लगती है। ईस्टमैन ने बड़े गर्व से कहा, हाँ, इसे मेरे एक मित्र ने विशेष रूप से चेक करके चुना था, उसने लकड़ियों का बहुत ज्ञान है। उसके बाद तो ईस्टमैन ने मिस्टर एडमसन को अपना पूरा कमरा दिखाया, उसके आकार, रंग और उन सारी वस्तुओं पर टिप्पणी की जो उन्हें अपने ऑफिस को तैयार करवाने में लगाई थी। जब वे लोग कमरे में घूम रहे थे तभी वे उस एक खिड़की के सामने रुक जाए और जॉर्ज ईस्टमैन ने बड़ी शालीनतापूर्वक उस संस्थाओं की ओर संकेत किया जिनके द्वारा वे मानवता की सेवा करने का अथक प्रयास कर रहे थे। जनरल अस्पताल, फ्रेंडली होम, चाइल्ड्रिंग अस्पताल आदि। एडमसन ने उसके इस प्रयास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि वे अपने धन का सही उपयोग मानव मात्र की सेवा करने में कर रहे हैं। उसके बाद जॉर्ज ईस्टमैन ने कांच का एक डब्बा खोलकर उसमें रखा अपना पहला कैमरा निकालकर एडमसन को बड़े गर्व से कहा और दिखाया, एक आविष्कार जिसे मैं ईस्टमैन ने एक अंग्रेज से खरीदा था। फिर एडमसन ने ईस्टमैन से उनकी सफलता के पहले दिनों में
के बारे में पूछा कि उन्हें किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा था। फिर मिस्टर ईस्टमैन ने अपने बचपन की गरीबी के बारे में बताया कि उनकी माँ विधवा थी और वे एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी और वे एक बीमा ऑफिस में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। गरीबी का दानव सदा ही उनके सिर पर मंडराता रहता था। तभी उन्होंने यह शपथ ली कि वे इतनी संपत्ति कमाएंगे कि उनकी माँ को काम न करना पड़े। मिस्टर एडम्सन जो ईस्टमैन से प्रश्न पूछते रहे और मन लगाकर उनके उत्तर सुनते रहे। फिर ईस्टमैन ने बताया कि किस प्रकार से वे टाई फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ नए नए प्रयोग करते थे, किस प्रकार वे पूरी रात जाकर प्रयोगशाला में काम करते रहते थे। वहीं पर बैठे बैठे वे झपकी ले लेते थे और केमिकल्स अपना कार्य करते रहते थे। कभी कभी तो 3-4 दिन तक कपड़े तक भी नहीं बदल पाते, उन्हीं कपड़ों में काम करते थे और उन्हीं में ही सो जाते थे। ईस्टमैन के ऑफिस में घुसने से पहले जेम्स एडम्सन को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अधिक समय न नष्ट करें, लेकिन ईस्टमैन तथा एडम्सन की बातें तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में जॉर्ज ईस्टमैन एडम्सन से कहने लगे, पिछले वर्ष मैंने जापान से कुछ कुर्सियां मंगवाई थी, लेकिन पोर्च में रखे रखे धूप के कारण उनका पेंट उखड़ गया था, इसलिए मैंने उन्हें दोबारा से पेंट किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसा पेंट किया। चलिए, आज आप दोपहर का भोजन मेरे घर पर ही कर लेना। खाने के बाद मिस्टर ईस्टमैन ने वे कुर्सियाँ जिन्हें वे जापान से खरीद कर लाए थे मिस्टर एडम्सन को दिखाई। उनका मूल्य कोई अधिक नहीं था, लेकिन एक अरबपति को इस बात पर गर्व महसूस हो रहा था कि उन कुर्सियों पर उन्होंने अपने हाथ से पेंट किया था। जाहिर सी बात है कि वह $90,000 की कुर्सियाँ का ऑर्डर जेम्स एडम्सन को ही मिला होगा, न कि उनके किसी प्रतिद्वंदी को। इस घटना के बाद मिस्टर ईस्टमैन तथा मिस्टर एडम्सन की मित्रता बहुत पक्की हो गई थी। यह मित्रता मिस्टर ईस्टमैन की मृत्यु तक चली थी। क्लॉड मॉरिस जो फ्रांस की एक रेस्तरां के मालिक थे, इसी सिद्धांत को अपनाकर एक कुशल कर्मचारी को नौकरी से त्यागपत्र न देने के लिए मना लिया था। इस महिला को इसके यहाँ काम करते हुए 5 वर्ष हो चुके थे। वह मॉरिस तथा उसके 20 लोगों को स्टाफ के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। उस महिला का त्यागपत्र देखकर मॉरिस सकते में पड़ गए थे। उनका कहना था, मैं बहुत निराश भी तथा आश्चर्यचकित भी, क्योंकि मैं उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। वह कर्मचारी होने के साथ साथ मेरी अच्छी मित्र भी थी, इसलिए मैं उससे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं करता था। संभवतः इसी कारण उस पर कुछ अतिरिक्त मानसिक दबाव पड़ गया था। मैं पूरी बात जानना चाहता था। मैंने उसे बुलाकर कहा, पीलेट, मैं तुम्हारा त्यागपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं कर सकता। तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इस रेस्तरां की सफलता में तुम्हारा भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरा। ये शब्द मैंने सारे स्टाफ के सामने कहे। फिर मैंने उसे अपना घर पर खाने पर आमंत्रित किया तथा परिवार के सदस्यों के सामने भी यही कहा। उसके बाद पीलेट ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया और अब तो वह मेरी और भी अधिक विश्वास पात्र बन गई। मैं प्राय ही उसके काम की प्रशंसा करता रहता हूँ तथा उसे यह अनुभूति दिलाता हूँ कि वह मेरे साथ मेरे तथा मेरे रेस्तरां के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डिज़रायली जो ब्रिटेन साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमानी शासकों में से एक थे, उन्होंने कहा था, लोगों से उन्हीं के बारे में बात कीजिए कि फिर वे घंटों आपसे बात करते रहेंगे। सिद्धांत 6, सामने वाले व्यक्ति को अनुभूति दिलाओ कि वह महत्वपूर्ण है, वह भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।